यूएस ईरान वॉर में पिछले 2-3 दिन में हुई तबाही के बाद आज सन्नाटा है और ये सन्नाटा फ्राइडे को है जब सैटरडे और संडे को अक्सर नया तूफान आता है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ डे टीवी पर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मना किया है नेतन्याहू को कि अब तुम वापस ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट नहीं करोगे, तुम्हारी वजह से देखो क्या हुआ। ईरान ने रस लफान को हिट कर दिया, अब 5 साल लगेगा उसको वापस पहले यह शुरू होने में। जी हां, कतर के रस लफान एलएनजी फैसिलिटी अब 17% प्रोडक्शन स्केल पर डाउन चल रही है। आंकड़ा बताया जा रहा है कि $20 बिलियन का एनुअल लॉस होगा और इसे वापस फुल स्केल में शुरू होने में भी 5 साल तक लग सकते हैं। कल नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर इस बात को उन्होंने एडमिट किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज को हिट ना करने को। फिलहाल नेतन्याहू ने नया प्लान प्रपोज किया है। नेतन्याहू कहते हैं कि जब ये वॉर खत्म हो जाएगी तो सब मिलकर अरेबियन पेनिनसुला में नेटवर्क ऑफ गैस और ऑयल पाइपलाइन बिछाएंगे जो रेड सी में ओपन होंगी और एक्सटेंड होकर इजराइल होते हुए मेडिटेरेनियन सी में भी ओपन होंगी। और ये सब किस लिए? ये सब इसलिए ताकि अगली बार जब कभी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करे तो हमारे पास अल्टरनेटिव रूट होना चाहिए। I think that what has to be done is to have alternative routes instead of going through the choke points of the Hormuz Straits and the Bab el-Mandeb Straits in order to have the flow of oil. Just have oil pipelines, gas pipelines going west through the Arabian Peninsula, right up to Israel, right up to our Mediterranean ports, and you've just done away with the choke points forever. That is definitely possible. So I see that as a real change that will follow this war. But I also see this war ending a lot faster than people think. वैसे आइडिया बुरा नहीं है, डिपेंड करता है कि आने वाले वक्त में इजराइल के साथ गल्फ देशों के संबंध कैसे होंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड साइन करवा दें या आपस में ही कोई सुलह हो जाए, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। फिलहाल तो कंडीशन अच्छी नहीं है। कतर के पीएम कहते हैं कि वॉर तुरंत बंद होनी चाहिए क्योंकि सबको पता है कि इस वॉर से किसको फायदा हो रहा है और कौन इस पूरे रीजन को इस वॉर में ढकेल रहा है। Say that this war need to stop immediately. The aggression need to stop immediately. Because everyone knows who is the big beneficiary of this war and dragging the whole region into this conflict. And unfortunately, what's taking place now, it's a serve for those agendas. Thank you very much. वैसे बात गलत नहीं कह रहे हैं। अगर ये वॉर आज बंद हो जाती है तो इस वॉर में क्लियर विनर इजराइल ही होगा और नुकसान सहने वालों में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान के बाद अगर किसी का हुआ है तो मिडिल ईस्ट के गल्फ देशों का ही हुआ है। एनीवे, चलिए इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज बातें कुछ और भी हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि कल से ये मैसेज IRGC की तरफ से लगातार फ्लैश हो रहा है। इनका कहना है कि इजराइल सऊदी अरब के अरामको ऑयल फैसिलिटी को हिट करके फॉल्स फ्लैग रेज करने वाला है कि ये अटैक ईरान की तरफ से आया है। अब ये IRGC की तरफ से मैसेज क्यों फ्लैश हो रहा है? अब इस डिस्गाइज मैसेज का मतलब ये भी हो सकता है कि ये वाकई में सही बोल रहे हों या ये भी हो सकता है कि ये अपने लिए कवर ढूंढ रहे हों। फिलहाल सऊदी अरब में कुछ तो होने वाला है, जल्दी ही सर्विस की जरूरत पड़ सकती है। तैयार रहें आसिम मुनीर और उनकी आर्म्ड फोर्सेस। अच्छा, इधर कल जापान की पीएम सनी तकाची ओवल ऑफिस की हॉट सीट पर बैठी जहां एक अनकंफर्टेबल मूवमेंट आ गया जब पर्ल हार्बर का अचानक जिक्र हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने यूएस की ऑफशोर टेरिटरी हवाई के एक हार्बर जिसको पर्ल हार्बर कहा जाता है वहां पर एक सरप्राइज एयर स्ट्राइक की थी। किसी को कोई खबर नहीं थी कि जापान ऐसा कुछ करने वाला है। हमला अचानक हुआ था। 2500 से भी ज्यादा अमेरिकन मारे गए थे। यूएस की तमाम वॉरशिप खड़े खड़े डूब गई थी और इसी इंसिडेंट के बाद यूएस ने जापान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ था ये सभी को पता है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर यूएस ने 2 न्यूक्लियर बम गिराए थे। कल एक जापानी रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि आपने अपने अलाइज को ईरान पर अटैक के बारे में क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, तो ट्रंप ने इस पर कहा कि वो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को बनाए रखना चाहते थे और जापान से बेहतर ये कौन समझ सकता है। One question, why didn't you tell US allies in Europe and Asia like Japan about the war before attacking Iran? So we are very confused about we Japanese citizens. Well, one thing, you don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay, why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay. तो पीएम सनी तकाची के लिए वाकई में बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट था। खैर, रिश्ते भले ही बदल जाते हैं पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो नासूर बने रहते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के जापान में और आज के जापान में जमीन आसमान का फर्क है। मैं सोचता हूँ कि आने वाले भविष्य में अब से करीब 100-200 साल बाद अगर जापान यूएस से ज्यादा ताकतवर हो गया तो क्या हिसाब होगा
कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल जापान के पीएम ने बाउंस बैक किया जापान इज बैक के साथ। Japan is back. अच्छा, इस बैठक के टाइम पे एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। ट्रम्प कह ही रहे थे कि इन्होंने ईरान के ऊपर कहां कहां कितने झंडे गाड़े हैं। ट्रम्प ने कहा कि हमने ईरान की मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को पूरी तरह से ऑब्लिटरेट कर दिया है। हम ईरान में जहां चाहें वहां घूम सकते हैं, हमें कोई शूट नहीं कर सकता। और 2 घंटे बाद न्यूज आती है कि ईरान ने यूएस के एक F-35 को गिरा दिया। ईरान ने बाकायदा एक वीडियो भी पोस्ट करी। ईरान क्लेम कर रहा है कि जेट क्रैश हुआ है, यूएस कह रहा है कि जेट हिट हुआ है, पर डैमेज कंडीशन में सेफली मिडिल ईस्ट के किसी बेस पर लैंड कर गया है। कल रात से सोशल मीडिया पर दोनों ही तरफ के समर्थक अपनी अपनी बात को प्रूव करने में लगे हुए हैं, पर मुझे लगता है कि बड़ी बात यह नहीं है कि हिट होने के बाद उस जेट के साथ क्या हुआ, वो क्रैश हुआ या सेफली लैंड हुआ। मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि वो हिट कैसे हुआ, ईरान ने उसको ट्रेस कैसे किया। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट जो रडार्स पर इनविजिबल रहता है, ईरान ने इन कंडीशंस में, जब यूएस क्लेम कर रहा है कि उसने ईरान के सभी रडार्स और डिफेंस सिस्टम को ऑब्लिटरेट कर दिया है, यानी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है और ईरान के ऊपर एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली है, तो ऐसी जर्जर हालत में सीमित संसाधनों के साथ ईरान यूएस के F-35 को कैसे ट्रेस कर सकता है। और चलिए ट्रेस कर लिया, मगर हिट कैसे कर सकता है? ये यूएस F-35 की लेगेसी पर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये पहला इंसिडेंट है। इससे पहले यूएस F-35 के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और चूंकि F-35 एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, और अगर F-35 हिट हो सकता है तो सोचिए क्या होगा यूएस के KC-135 टैंकर्स का, B-52 बॉम्बर्स का, F-18s का, जो ईरान के आसमान में खुलेआम गुलाटियां मार रहे हैं। इनको कौन बचाएगा? देखिए, हमको आपको भले लग रहा हो कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वॉर चल रहा है, यूएस के ऑलरेडी 15-16 जेट पहले ही गिर चुके हैं, एक F-35 गिर गया तो क्या हुआ। पर यह बात आप यूएस एयरफोर्स से पूछिए, एक अलग ही लेवल का इंट्रोस्पेक्शन चल रहा होगा इस वक्त। तो आज फ्राइडे है, शांति और सन्नाटे का दिन है। आने वाले दिनों में नए डेवलपमेंट्स आएंगे। सुनने में आ रहा है कि यूएसएस त्रिपोली जैसे और भी एम्फीबियस वॉरशिप्स मरीन्स को लेकर मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं, जिसमें यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस पोर्टलैंड और यूएसएस कॉमस्टॉक शामिल है। अगर ये बात सच है तो आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर 10 से 15 हजार मरीन्स की संख्या होगी, जो किसी भी टाइम सीधा पानी से ईरान की जमीन पर कदम रख सकते हैं। सो इंडिकेशन क्लियर है, यूएस के अलाइज तैयार हैं, जापान से मीटिंग हो चुकी है, नेटो भी अब रेडी हो चुका है, तैयारी क्लियर है, यूएस बूट्स ऑन द ग्राउंड की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की और अपडेट्स के साथ। The United States and its partners have launched Operation Epic Fury, the most lethal, most complex, and most precise aerial operation in history. Our military in the Middle East is undertaking an unprecedented operation to eliminate Iran's ability to threaten Americans, as they've been doing for nearly half a century. We are also sinking the Iranian Navy, the entire Navy. We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved.